क्या अनकैप्ड प्लेयर का रूल सिर्फ और सिर्फ एमएसडी के लिए स्पेशल लाया गया था? क्या ऋषभ पंत के पीछे सीएसके ऑल आउट जा सकती है? अगर ऋषभ पंत को सीएसके अपनी टीम में शामिल कर लेती है तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटा दिया जाएगा? सीएसके की मेगा ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? दोस्तों ये सारे सवाल प्रेजेंट टाइम में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं और जितने सीएसके के फैंस हैं या उनकी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हर कोई पर्सन जो सीएसके को एज अ विनर इस वाले 2025 में देखना चाह रहा है, तो वो उन सभी के मन में सवाल हैं। सेम सवाल हैं कि वो चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत सीएसके ज्वाइन कर लें, लेकिन उनके लिए अफवाहें भी आ रही थी, अफवाहें भी आ रही हैं और उनके लिए बहुत सारे रूमर्स अपने आप में हैं कि क्या अगर ऋषभ पंत सीएसके में शामिल हो जा रहे हैं तो उनको कप्तानी से ऋतुराज को हटा दिया जाएगा या उनको कप्तानी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एमएसडी का जो नया रूल बना है इसके बारे में। जी, तो बेसिकली आज के ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हमने 4 टीमों पर प्रॉपर एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल है, क्या अनकैप्ड प्लेयर का रूल एमएसडी के लिए स्पेशल लाया गया था? जैसा आपका यह सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए अनकैप्ड प्लेयर का ये रूल नया बना दिया गया है, तो क्या स्पेशल उनके लिए है? अगर मैं इस चीज़ का आंसर सिर्फ ऑनेस्टी के साथ देना चाहूँ तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा सच है। ये रूमर्स बनाया गया है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार 5-6 सालों से टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। जब वो नहीं खेल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो यार आप सेटल करोगे। एक हमने पॉडकास्ट देखी थी मोहित शर्मा की, उसके अलावा संदीप शर्मा की, सेम पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ की और बताया कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से चली आ रही है, यानी बीसीसीआई या आईपीएल पैनल इस बारे में सोच रहा था। बेसिकली उनको ये मौका मिल गया तो यार उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दी। लोगों का कहना होगा, लोगों का कहना जी यार, अगर सीएसके को रिटेन करना होता तो एमएसडी को वैसे भी रिटेन कर लेते। सिंपल सी बात है, 4 करोड़ अनकैप के तहत मिले कोई बात नहीं। सपोज दैट आप वो अनकैप प्लेयर वाला रूल आप हटा दो, 5 खिलाड़ी तब भी रिटेन करने का मौका मिल रहा था। तो जो नंबर 5 का खिलाड़ी होगा उसकी जगह पर आप भैया किसी को वो दे देंगे 12 करोड़, किसी को दे देंगे 5 करोड़, हो सकता है एमएसडी को 5 मिल जाते, 7 मिल जाते। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं स्पेशल एमएसडी के लिए लाया गया, लेकिन एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आई थिंक एमएसडी की वजह से ये जो रूल है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक हो गया, क्योंकि अगर ये रूल हो सकता है 2 साल बाद आता है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कहते नहीं थला फॉर रीज़न, तो उनकी वजह से ये चीज़ थोड़ा जल्दी हो गई और इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बस अब लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे नहीं एमएसडी की वजह से, अगर उनके लिए भाई लाया भी गया है तो दिक्कत क्या है? संदीप शर्मा का इस रूल से फायदा हुआ। एमएसडी तो मान लो उनको छोड़ दो क्योंकि वो तो वैसे भी होने वाले थे, अगर वो खेलते तो होते। शाहरुख खान जीटी ने रिटेन किया, राहुल तेवतिया जीटी ने रिटेन किया, आप देखो ना शशांक सिंह पंजाब ने रिटेन किया। कहीं ना कहीं जो बहुत सारे प्लेयर हैं जो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, बीसीसीआई ने उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं साइन किया, तो उनके लिए ये ऑप्शन था, उनके लिए अच्छी चीज़ है और मेरे हिसाब से ये रूल बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है और बहुत सी टीमों का पैसा बच भी गया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है। मैं मान के चलता हूँ अगर एमएसडी के लिए लाया भी गया तो ये वेल डिजर्विंग रूल है। रिटेंशन लिस्ट आने के बाद एक सवाल काफी ट्रेंड कर रहा है, क्या ऋषभ पंत के पीछे सीएसके ऑल आउट जा सकती है? एग्जैक्टली यार, ये सवाल मुझे भी बहुत ज़्यादा डीएम आया और कमेंट में कई लोग पूछ रहे हैं और हमने इस सवाल का जवाब जब ढूंढने की कोशिश की, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल या मैं बोलूँ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, यार वो सब इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सीएसके में ऋषभ पंत, सीएसके में ऋषभ पंत, इसीलिए वो मेगा ऑक्शन में आए। भाई एक बात बताओ, मेगा ऑक्शन की टेबल पर कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, जिसका पैसा आगे होगा वो खिलाड़ी होगा, उसकी तरफ होगा। हमने बिड ली, अब किसी में वो दम है हमारी बिड की बराबरी करने का या हमसे आगे बिड देने का, फिर आप सोचो। आप ये मत सोचो कि नहीं यार ऋषभ पंत दिल्ली ठीक है, वो कैप्टनसी के बिल्कुल हकदार हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, कीपर हैं, चेन्नई को हमेशा कीपर ही पसंद है। अब आप ऐसा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? सबसे बड़ी बात, एमएसडी एक ही कीपर थे, उन्होंने चेन्नई की लगातार कप्तानी की, बीच में जड्डू को बनाया गया, फिर अब प्रेजेंट टाइम में ऋतुराज गायकवाड़ हैं। आपने 10 कप्तान नहीं ट्राई आउट किए जो आपको लगता है कि हमेशा से हमारी कीपर ही प्रेफरेंस है। भाई जब आप किसी एक के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे यार, सिंपल सा लॉजिक है ये। अभी सीएसके के मैनेजमेंट से किसी एक पर्सन ने सवाल किया था सेम कि क्या आप ऋषभ पंत के पीछे ऑल आउट जाने वाले, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि भाई हम ट्राई करेंगे, बाकी सपोज दैट ऋषभ पंत का प्राइस हमारी पहुंच से ज़्यादा हुआ तो यार हमें एक ही प्लेयर से नहीं मतलब है, हमें बाकी 20 प्लेयर खरीदने, बाकी 19 प्लेयर देखने, हमको अपनी एक यूनिट तैयार करनी, सॉलिड यूनिट। अब आप सोचो जिसके पास 110 करोड़ है या आरसीबी के पास 83 करोड़ है, सपोज दैट मान लो कि आरसीबी भी नहीं जाने वाली,
पंजाब जाने वाली है। पंजाब के पास 110 करोड़ है, अगर वो 30 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत का बजट हटा दें तब भी वो टीम बना लेंगे यार 80 करोड़ में आते हैं। वहाँ पर वो बहुत एक सॉलिड टीम बनाई जा सकती है, सॉलिड कोर इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन जो सीएसके के पास सिर्फ 55 करोड़ हैं, अगर उन्होंने सिर्फ ऋषभ पंत का 20 करोड़ का प्राइस निकाल दिया, फिर उनके पास क्या बचेगा? 35 करोड़। तो आप देखो ना, 35 करोड़ में वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों को उनको नीड है। तो यार सीएसके स्मार्ट टीम है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट, इतने सक्सेसफुल टीम, यार जो फ्रेंचाइजी राज कर रही हो वो इस तरीके के डिजास्टर डिसीजन तो नहीं लेने वाली मेरे हिसाब से। सीएसके 2 साल बैन रही थी, फिर भी उसने ईएमआई के बराबर टाइटल उठाए हैं। हाँ, उन्होंने उस ट्रॉफी को बराबर अपनी तरफ लिफ्ट किया। और यार वो मैनेजमेंट जानी जाती है बेस्ट ऑक्शन के लिए। जैसा कि केकेआर ने एक प्लेयर के पीछे 24.5 करोड़ लगा दिया। आई थिंक सीएसके ऐसा नहीं करने वाली इस बार। सीएसके ने एक बार गैम्बल भी नहीं पाएगी क्योंकि बजट नहीं। सीएसके ने एक बार गैम्बल लिया था बेन स्टोक्स पर, स्टोक्स अनअवेलेबल हो गए, इंजर्ड हो गए। उसके बाद जितने भी ऑक्शन हुए उसमें बेन स्टोक्स के अलावा किसी भी प्लेयर के पीछे वो इतने ज़्यादा दाम के साथ नहीं गए, इतने बड़े प्राइस के साथ नहीं गए। और इसीलिए आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी बेस्ट एंड वर्स्ट वाली, तो वहाँ पर बेसिकली हम हर वीडियो में 5 बेस्ट एंड 5 वर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें से सीएसके में मजबूरन हमें 7 बेस्ट एंड 3 वर्स्ट की सिर्फ बात करने का मौका मिला। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने सवाल पर। जैसा आपका सवाल था कि ऋषभ पंत के लिए सीएसके ऑल आउट जाएगी नहीं जाएगी, यार वो ऋषभ पंत का मेगा ऑक्शन पर प्राइस डिपेंड करता है। सपोज दैट अगर उसके बजट में 15 करोड़ या 16 करोड़ में हो सकता है उसके पीछे चली जाएगी तो अपनी टीम में ले भी लेंगे, नहीं लेगी तो बेसिकली 20-22 में नहीं जाने वाले हैं। देखो ऋषभ पंत के लिए जो मेन 4 टीमें, मेजर 4 टीमें हैं जो आपस में टकराने वाली हैं, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 आरसीबी। इसके अलावा मुझे 2 टीमें और नजर आती हैं जिसमें से एलएसजी और जीटी हो सकती है। देखो दिल्ली के पास 72 करोड़ का पर्स है, अगर उनको ऋषभ पंत को रखना होता तो वो उन्हें मेगा ऑक्शन भेजते ही नहीं, वो रिटेन कर लेते। तो मैं दिल्ली को इस वाले ऑक्शन में ऋषभ पंत से अलग कर रहा हूं। हमने पिछले वीडियो में इस बार बात भी की थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया था। हाँ, ब्लेंडर के बारे में हमने बात की थी, तो आई थिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये था मेरे सवाल का जवाब, सिंपल है। अब ये मेगा ऑक्शन के बाद ही पता चलेगा कि ऑल आउट गई या नहीं गई। बेसिकली अगर हम उनके सीईओ या उनके ओनर की बात करें, वो स्टेटमेंट की बात करें, तो साफ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया कि देखिए हम इतने बड़े प्राइस के पीछे नहीं भागने वाले। अगर ऋषभ पंत हमें सिंपल प्राइस में उनकी लिमिट में मिलेंगे, हम भाई उनको अपनी टीम में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि उनके पीछे ऑल आउट जाएंगे, वो हम नहीं जाने वाले। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋषभ पंत से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, अगर ऋषभ पंत सीएसके में कम प्राइस पर आते हैं तो क्या उनके आने के बाद गायकवाड़ को कप्तानी से हटा दिया जाएगा? देखो भाई, अगर मैं इस सवाल का आंसर एग्जैक्टली देना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब ऋषभ पंत आएंगे तब का तब देखा जाएगा। लेकिन एक धारणा ये बनी हुई है कि अगर सीएसके ऋतुराज के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखती तो एमएसडी अपने आप उनको वो हैंडओवर नहीं करते। जैसे आप एमएसडी के साथ देखो, वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, पूरी ग्राउंड की जो फील्डिंग है वो सेट कर रहे हैं, सब कुछ लेखा जोखा वो देख रहे हैं। तो वो अपने अंडर ऋतुराज गायकवाड़ को पिछले 3-4 सालों में ग्रूम किया है और लीडरशिप क्वालिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एशियन गेम्स जो 2023 में हुए हैं उसमें ऋतुराज कप्तान थे, वो जाकर गोल्ड मेडल लेके आए। यार अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। पूरी यंग टीम थी या नहीं थी? अब देखो साई सुदर्शन वहां पर थे, अभिषेक शर्मा, मतलब पूरा कहते नहीं नया स्क्वाड था। हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए खेल रही है, टेस्ट खेलने गई है, ऋतुराज कप्तान है। तो यार उनके अंदर वो क्वालिटी तो है। तो मुझे नहीं लगता अगर ऋषभ पंत आ भी जाएंगे तो शायद 1 साल या 2 साल वेट करना होगा। अगर रिजल्ट सीएसके के फेवर में नहीं गया तो हो सकता है वो डिसाइड करे कि हम ऋषभ पंत के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि ऋषभ पंत को उनके अंडर खेलना पड़े या ऋतुराज गायकवाड़ को उनके अंडर खेलना पड़े, ये संभावनाएं हैं। तो यार इस चीज़ का ऑक्शन से पहले जब कोई बंदा टीम में शामिल नहीं हो वहाँ पर प्रोडिक्शन कर देना अपने आप में अनजस्टिस है। मुझे लगता है कि जब ऑक्शन हो जाएगा, अगर ऋषभ पंत सीएसके आ जाते हैं, फिर आपका ये सवाल वैलिड है, तब आप सवाल करिएगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आंसर देना है अच्छा या नहीं देना है। ठीक है, मिलते हैं आपको ऑक्शन के बाद। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा लास्ट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि हम हर वीडियो में पूछते हैं आपसे, सीएसके की मेगा ऑक्शन में स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? ठीक है, ये आपका सवाल हर वीडियो में होता है और हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक टीम बनाकर बताएं जो सीएसके की नीड है, उनके पास क्या क्या है और वो मेगा ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं। देखो 55 करोड़ सीएसके के पास है, 5 प्लेयर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं, जिसमें से 4 कैप हैं और 1 अनकैप यानी एमएसडी साहब हैं। कीपिंग की उनको दिक्कत नहीं है। ओपनिंग में उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ हैं, नंबर 4 है। नंबर 5 पर एक लेफ्ट हैंडर उनके पास है, वो है शिवम दुबे। एक बेस्ट बॉलर
मथीसा पथेराना, एक बेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ठीक है, अब ये हो गए। अब आपको ढूंढना क्या क्या है, एक ओपनर, एक नंबर 3 का बल्लेबाज, उसके अलावा एक अगर कोई 5-6 में से कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा तब भी आपका काम चल रहा है। नंबर 5 यार मान लो जड्डू हो गए, 6 नंबर पर कोई ऐसा ऑलराउंडर हो जो वहाँ पर अपना रोल बहुत अच्छे से निभाए। तो बेसिकली उनको एक स्पिनर चाहिए, वो भी क्वालिटीफुल, क्योंकि जड्डू 4 ओवर परफेक्ट डालते हैं, बिल्कुल। मथीसा पथेराना 4 ओवर परफेक्ट डालते हैं। शिवम दुबे से हम गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में आपने करवाई नहीं, तो हम भी उम्मीद नहीं करते हैं कि शिवम दुबे गेंदबाजी करके देंगे। अब बढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको एक ओपनर चाहिए। ओपनर की तरफ आपने हमेशा फॉरेन देखा है, क्योंकि एक कल्चर है वहाँ का कि एक इंडियन एक फॉरेनर उनके ओपनर सेट होते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अगर मैं बेस्ट नाम बताऊं, फैफ डु प्लेसिस। रीज़न मैं आपको सिंपल सा दूंगा, सीएसके थोड़ा सा एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की तरफ हमेशा से जाती हुई देखी है। जो भी 35-36 के आसपास होता है, उससे प्लस होता तो सीएसके सीधे एक्वायर करती, आजा भाई आपका करियर यहाँ से स्टार्ट होने वाला। फैफ 40 साल के 41 साल के हैं, फिटनेस बहुत अच्छी है और वो पास्ट में सीएसके के लिए खेलते थे, तो उनको एक्सपीरियंस है उन ग्राउंड पर अच्छे से खेलने का। फैफ डु प्लेसिस हो गए, आरसीबी ने रिलीज कर दिया उनको, आई थिंक वापस नहीं लेने वाले। डेविन कॉनवे आपके साथ थे, आपने जाने दिया। आपके पास अभी भी एक आरटीएम है, वो भी कैप प्लेयर के लिए आप यूज़ करोगे, तो डेविन कॉनवे हो गए या रचिन रविंद्र हो गए। सीएसके बेसिकली ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा प्रेफर करती है, तो मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र या डेविन कॉनवे में से किसी एक पर वो आरटीएम मारने वाले हैं। या अगर आप थोड़ा सा मतलब और एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते हो या सेम जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है डेविड वार्नर बहुत अच्छे नाम है। लेफ्ट हैंडर वो हैं और राइट हैंडर ऋतुराज गायकवाड़। तो लेफ्ट राइट की आपकी वो जोड़ी परफेक्ट है, जैसे डेविन कॉनवे लेफ्ट, राइट ऋतु, रचिन रविंद्र लेफ्ट, राइट ऋतु। तो इन 4 में से किसी एक को आपको पकड़ना और आपका काम सीधा के सीधा बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 3 या नंबर 4 की तरफ, उस बल्लेबाज की तरफ जो सीएसके को कंसिस्टेंसी प्रदान करे या स्टेबिलिटी प्रदान करे। तो सिंपल सा कुछ नाम है, एक बार देख लेते हैं। देखो ऋषभ पंत एक ऑब्वियस चॉइस है, अगर मिल गए तो ठीक है, हम उनको इसमें टारगेट नहीं करने वाले। उसके अलावा देखते हैं, अजिंक्य रहाणे आपके साथ थे, आपने जाने दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है आप उनको वापस कम पैसों में ले आओ। इसके अलावा डैरेल मिचेल, जब मिनी ऑक्शन हुई थी सीएसके डैरेल मिचेल के पीछे बहुत अच्छे प्राइस में गई थी, 10 करोड़ से ज़्यादा के पर्स के साथ उनके साथ गई थी। तो मुझे लगता है कि डैरेल मिचेल ने वो डिलीवर्ड भी किया है। एक तो ऑलराउंडर हैं, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, 1 से 2 ओवर आपको निकाल के दे देंगे। दूसरी बात, फिल्टर बहुत लाजवाब है। और डैरेल मिचेल की एक और ख़ास बात है कि वो पारी को बुनना जानते हैं और फिनिश करना भी जानते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि डैरेल मिचेल भी बहुत अच्छे नाम हो सकते हैं। इसके अलावा एक ग्लेन फिलिप्स हैं, न्यूजीलैंड के हैं, गजब के बल्लेबाज हैं, गजब के ऑलराउंडर हैं, गजब के कीपर हैं, गजब के फील्डर हैं। तो वो उनके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यंग टैलेंट है आपके साथ जुड़ा हुआ था, समीर रिजवी। अपने 8 करोड़ से ऊपर के दाम में उनको अपने पास रखा था, 8 से 9 मैच दिए। शायद उनका परफॉर्मेंस जो वो करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में वो नहीं करके दिखा पाए ना, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है। अगर आपने उनको कम पैसे में अपनी टीम में शामिल कर दिया और एक बार ग्रूम कर दिया, तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये कुछ 5-6 नाम थे। अगर आप चाहो तो उसमें से 1 से 2 बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो, अपनी टीम में लेके आओ और आपकी वही जो कहते नहीं पुरानी बॉन्डिंग वो भी मिल जाएगी, कंसिस्टेंसी मिल जाएगी और स्ट्रॉन्ग तो आपकी टीम हो ही जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आपको देखना है सिर्फ 1 या 2 स्पिनर, क्योंकि जड्डू आपके पास प्रॉपर स्पिनर है, 1 से 2 स्पिनर, क्योंकि सीएसके में हमेशा से स्पिन फ्रेंडली विकेट है और चेपॉक जैसे ग्राउंड में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो वहाँ पर स्पिनर्स एटलीस्ट 2 और चाहिए, क्योंकि 3 स्पिनर्स चाहिए। तो कुछ नाम है, एक मोइन अली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवा लीजिए, 2 ओवर गेंदबाजी, 3 ओवर गेंदबाजी करवा लीजिए। अगर उनके अकॉर्डिंग की पिच मिल गई, 4 के 4 ओवर दे देंगे और 3-4 विकेट निकाल के देंगे। अगर आप इनको ले रहे हो तो आपका 3 और 4 का जो स्लॉट था वो भी फुलफिल हो। बिल्कुल, ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। और आपने देखा होगा कि मोइन अली के पीछे सीएसके पिछले 3-4 सालों से लगातार जुड़ी हुई है, तो वो उनको टारगेट करेंगे। और या फिर मिचेल सैंटनर का नाम सुनते ही मुझे सीधे सीएसके याद आता है, क्योंकि वो सीएसके टाइप के हैं। नंबर 7-8 पे कहीं भी खिला लो, बल्लेबाजी अच्छी करती हैं, 4 ओवर बहुत गजब की गेंदबाजी और फील्डर आई थिंक वाह 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 वाह, बहुत गजब के फील्डर हैं। इसके अलावा जो मुझे इंडियन में 2 नाम और याद आते हैं वो हैं, एक तो रविचंद्रन अश्विन, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर। देखो दोनों तमिलनाडु के हैं, दोनों अपने अपने डोमेस्टिक में तमिलनाडु के लिए खेलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। वॉशी अगर नंबर 4 पर बल्लेबाजी या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर वो अगले जडेजा बन सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है।
एस के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलने वाले क्योंकि एस ने जो करके दिखाया ना वो अनबिलीवेबल है। तो ये दो नाम और मुझे खासकर एस के लिए वो फील आ रही कि शायद एस अब एज हो गई सीएसके जाने की, तो आई थिंक अब सीएसके की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये थे 4-6 नाम, इसमें से आपको 2 लेने और आपका काम एकदम शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फास्ट बॉलिंग यूनिट की तरफ, क्योंकि आपके पास मथी पथिराना है। पथिराना के अलावा कौन, एक और खिलाड़ी जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ बना हुआ वो है दीपक चहर। आप चाहोगे डेवन कॉनवे या सचिन रविंद्र आपने नहीं इस्तेमाल किया अपना आरटीएम, कैप आरटीएम है, आप सीधा दीपक चहर पर वो आरटीएम यूज़ करके अपनी टीम में शामिल कर लो। या फिर अगर आप चाहो तो शार्दुल ठाकुर को भी ले लो। तो मुस्तफिजुर रहमान आपके साथ एक गजब की आपकी बाई थी और आई थिंक अगर आप उनको टारगेट करोगे तो वो दोबारा मिल सकते। या अगर मैं किसी फास्ट बॉलर, बेस्ट फास्ट बॉलर की तरफ देखता हूँ, वो मुझे नज़र आता है उमरान मलिक। पेस बहुत ज़्यादा है, 150 प्लस डालते हैं। हैदराबाद ने आई थिंक उनको कहते नहीं कि गलती कर दी और दूसरी बात है कि उनको उतना खेलने का मौका नहीं दिया। वो यार बहुत अच्छा पर्सन है, अगर आपने उनको सही ग्रूम कर दिया, सही डायरेक्शन दे दिया तो वो आपको आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीएसके उसकी तरफ देख रही है, अगर देख रही है तो आई थिंक वो बंदा बहुत अच्छे से ग्रूम हो जाएगा, अपना नाम बनाने वाला है। तो ये था मेरा फुल एनालिसिस खासकर सीएसके के लिए। आई थिंक आप सेटिस्फाई होंगे। और देखते हैं यार मेगा ऑक्शन में, देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत डीपली एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट समझ के किसका क्या पर्स है उस हिसाब से एक टीम बनाते हैं। लेकिन यार मैं किसी मैनेजमेंट से नहीं जुड़ा हूँ ना, जो मुझे 101%, और मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी मैनेजमेंट से जुड़े हो, आप बिल्कुल पहले नहीं बता सकते कि मेरे पास कौन सा खिलाड़ी आने वाला है। आप ये बता सकते हो कि हम इस खिलाड़ी के पीछे जाने वाले हैं, वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, क्योंकि मेगा ऑक्शन आपके हिसाब से नहीं होने वाली। मेगा ऑक्शन 2 टीमों की भिड़ंत होती है, पैसे के पीछे चलते हैं। अगर मान लो कि कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है सपोज दैट, और उसके पीछे किसी ने बिड नहीं मारी तो आपको 20 प्राइस में मिल जाएगा। और कोई बहुत खराब खिलाड़ी सपोज अल्जारी यूसुफ, एग्जांपल दे रहा हूं उनको, आरसीबी 11-11.25 करोड़ का क्यों कैसे दाम बढ़ गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं उसको नहीं लेना चाहिए। भाई साहब एक बात बताऊं, उसका बेस प्राइस तो कम था, बिड करके वहां तक पहुंचा। अगर दूसरी टीम वो बिड ही नहीं करती तो बेस प्राइस में आरसीबी ले जाती। तो मैं समझ रहा हूं आरसीबी के मैनेजमेंट अब तक सबसे घटियापना करती आई है, लेकिन दूसरे पर्सन ने जो उसका दाम बढ़ाया वो भी उतना ही बेवकूफ था। हो सकता है उस टीम ने पैसे बढ़ाकर छोड़ दिया यार, वो चांस है, लेकिन सपोज दैट हम पुल आउट कर लेते फिर आप क्या करते, आपके पास वो फंस जाता। तो ये स्मार्टनेस दिखानी चाहिए, कुछ हद तक दिखानी चाहिए, इसके अलावा नहीं दिखानी चाहिए। ये होता है। बाकी मेगा ऑक्शन होगा उसके बाद पता ही चल जाएगा यार हम क्या। सिंपल सी बात है, आज वीडियो बना रहे हैं, मेगा ऑक्शन होने के बाद पूरी एक टीम का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, किसकी कितनी अच्छी बाई रही, किसको कितने रेटिंग देने, कितने पॉइंट बन रहे हैं ना, पूरा डिस्कशन यार। अपना हमारा आपका रिश्ता जुड़ गया यार, वो तो सिंपल सी बात, आप हमारी फैमिली हो या हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, वो आराम से चलता रहेगा। तो ये था मेरे हिसाब से पूरा सीएसके का एनालिसिस। इसके अलावा हमने 4 टीमों पर एनालिसिस वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई खिलाड़ी रह गया है, अगर आपको अपनी प्लेइंग 11 समझ आ रही है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नई टीम के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।